तो हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, सॉरी प्यारे बच्चों, केवल प्यारे बच्चों। देखिए, तो आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे पार्ट 3 के लिए। प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन का पार्ट 2 तक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो गया है। तो आज हम लोग पार्ट 3 करने वाले हैं और ये हमारा आखिरी पार्ट है। इसके बाद हमारा सारा ऑब्जेक्टिव फिनिश हो जाएगा, अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। और अगला क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल देख लेंगे और फिर एक क्लास में थ्योरी भी देख लेंगे। और वो लॉन्ग क्लास होगा, शायद 1.5 घंटा का हो सकता है थ्योरी वाला क्लास। न्यूमेरिकल क्लास हो सकता है 50 मिनट 40 मिनट का। तो बेहतरीन ढंग से पढ़ने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। तो अभी नहीं जुड़े हैं तो फटाक से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए हम लोग पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों? देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन दर्पण सूत्र है? बताइए। आप लोग जब थ्योरी पढ़े होंगे तो उस समय आप ये भी पढ़े होंगे कि कौन सा दर्पण सूत्र है। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। यह पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि 1/u - 1/v इज इक्वल टू 1/f। तीसरा ऑप्शन है 1/v + 1/v/1 प्लस बराबर 1/f। और फोर्थ ऑप्शन v/1 + 1/u इज इक्वल टू 1/f। बताइए। तो देखिए, याद कर लीजिएगा कि दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। ऑप्शन नंबर ए। तो इसको याद कर लीजिएगा, पूछता है, न्यूमेरिकल में भी काम आएगा। दिया रहेगा जहाँ पर v क्या है, v बताइए, प्रतिबिंब दूरी है। u क्या है, वस्तु दूरी। और f क्या है, फोकस दूरी है। समझ गए? तो ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ सकता है या न्यूमेरिकल आ सकता है। दिया रहेगा कि फोकस दूरी इतना है और वस्तु दूरी इतना है और प्रतिबिंब की दूरी इतना है। सॉरी, वस्तु दूरी इतना है तो प्रतिबिंब दूरी निकालिए। तो दो को कोई दिले रहेगा, दो को के मान, तो तीसरा मान पुट करके फार्मूला में निकाल दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अच्छा, एक पूछता है लेंस सूत्र। अगर यहाँ पर माइनस लगा दीजिएगा ना बाबू, देखो बाबू लोग, और यहाँ प्लस के जगह पर ऑप्शन नंबर ए में प्लस के जगह पर अगर माइनस लगा दोगे ना तो ये बन जाएगा लेंस सूत्र। तो लेंस सूत्र कुल मिलाकर क्या हो जाएगा कि 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। दैट इज लेंस सूत्र। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मेरे बाबू, मेरे सोना, देखो, तैलीय कागज होता है, क्या होता है बताइए? तैलीय कागज होता है, कहने का मतलब जानते हैं क्या है? कि आप एक पेपर शीट ले लीजिए, यानी कि अपना नोटबुक से एक पेपर फाड़ लीजिए और उस पेपर को अपने आँख के सामने लाइए, आँख ढक लीजिए पेपर से और देखिए। देखेंगे तो क्या उस पेपर के आर पार देख सकते हैं? यानी कि पेपर के उस तरफ की चीज़ों को आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं मेरे बाबू। लेकिन वहीं जब पेपर के ऊपर तेल गिरा दीजिए, पेपर के ऊपर क्या कर दीजिए, तेल गिरा दीजिए और तब उसके उस तरफ देखने की कोशिश कीजिए। तो तेल गिराने के बाद आप देखिएगा ना तो उस तरफ थोड़ा थोड़ा करके दिखाई देगा। पूरा फ्रेश नहीं दिखाई देगा, लेकिन उस पार की चीज़ें दिखाई देगी। तो उस स्थिति में क्या बोलते हैं? पारदर्शी बोलते हैं उस मटेरियल को, कि अपारदर्शी की परभासी या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे बाबू, जब किसी वस्तु के उस पार थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है? थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, तो उसे परभासी कहते हैं। क्या बोलते हैं? परभासी बोलते हैं। और पूरी तरह से दिखाई देता है, जैसे ग्लास, कांच हो गया, पूरी तरह से दिखाई देता है, उसको पारदर्शी कहते हैं। और साफा नहीं दिखाई देता है, यानी कुछ भी नहीं दिखाई देता है, उस मटेरियल, उस पदार्थ को क्या बोलते हैं? अपारदर्शी बोलते हैं। तो इस स्थिति में क्या है मेरे बाबू? इस स्थिति में बोल रहा है कि थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, तो तैलीय कागज क्या हो जाएगा? पारभासी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है सर जी? बोल रहा है निम्नलिखित में आवर्धक शीशा
यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास कौन है? क्या बोल रहा है? मैग्नीफाइंग यानी कि आवर्धक शीशा कौन है? अवतल दर्पण है, अवतल लेंस है, उत्तल लेंस है, इनमें से कोई नहीं। देखिए आवर्धक मतलब क्या होता है? आवर्धक मतलब जो बड़ा प्रतिबिंब दे, जो बड़ा प्रतिबिंब दे। मैग्नीफाइंग ग्लास मतलब जो बड़ा चीज़ दिखाए, किसी भी चीज़ की साइज बड़ा कर दे, बड़ा दिखाई दे उस चीज़ से, उसको क्या बोलेंगे? आवर्धक शीशा। तो किसी भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस चीज़ का यूज करते हैं? उत्तल लेंस का यूज करते हैं। किसी चीज़ का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए क्या? उत्तल लेंस का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है सर जी कि फोकस 20 सेंटीमीटर वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? सर जी बताइए। ये फार्मूला है सिंपल सा, एक एफ बराबर क्या होता है? सी होता है ना, C/2 होता है। सी क्या है? वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या है। एफ क्या है? फोकस दूरी है, और /2। तो कहने का मतलब क्या है कि जो फोकस दूरी होता है किसी भी दर्पण या लेंस का, फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या का क्या होता है? आधा होता है। तो यहाँ पर फोकस दूरी क्या दिया है? 20 दिया है। दैट मीन्स कहने का मतलब कि एफ के जगह पर क्या पुट करेंगे? 20, और सी निकालना है तो C/2। तो सी बराबर क्या हो जाएगा भाई? सी बराबर क्या हो जाएगा? 2F हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सी बराबर क्या हो जाएगा? वक्रता त्रिज्या सी बराबर क्या हो जाएगा? 2F हो जाएगा। तो सी का वैल्यू दिया है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 20 में, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आ जाएगा 40, और ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है? बोल रहा है सर जी कि आँख, गला, नाक और की जांच के लिए चिकित्सा में उपयोग किए जाने वाला दर्पण कौन सा है? बताइए। जब आँख, गला, नाक को दिखाने जाता है डॉक्टर को, तो किस दर्पण, उसको चेक करने के लिए किस दर्पण का उपयोग करता है? देखिए तो मान लीजिए आपके गले में प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर क्या होता है ना, एक डॉक्टर के पास जब जाइएगा तो अवतल दर्पण आपके जीभ के ऊपर चिपका देगा, और वहाँ से लाइट देगा जो उससे परावर्तित होकर आपके गले तक जाएगी, और वहाँ से इमेज बनाएगी अवतल दर्पण पर। तो अवतल दर्पण क्या है कि बड़ा प्रतिबिंब भी देता है, अवतल दर्पण रियल प्रतिबिंब भी देता है और बड़ा प्रतिबिंब भी देता है। तो उस स्थिति में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। समझ गए? इसका नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 6 नंबर, निम्नलिखित में लेंस की क्षमता का मात्रक कौन सा है? भाई डायोप्टर होता है, याद रखिएगा। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। देखिए प्रकाश की किरण की मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? अगर देखिए ये क्वेश्चन दो तरह से हो सकता है मेरे बाबू। देखो मोड़ने की क्षमता, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि किसी माध्यम में प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो किसी माध्यम दिया रहता है ना, यहाँ पर माध्यम लगाया रहता है कि किसी माध्यम में प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? अपवर्तनांक हो जाएगा। वहाँ पर क्या हो जाएगा? एन यानी कि अपवर्तनांक हो जाएगा। अगर यहीं बोल रहा है कि लेंस की बात कर रहा है, तो किस लेंस में प्रकाश की किरण मुड़ता है ज़्यादा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता का व्युत्क्रम नहीं। देखिए तीसरा बोल रहा है लेंस की समंजन क्षमता, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। क्यों होगा ये? लेंस की क्षमता होगा क्योंकि हम लोग पढ़े हैं क्या, लेंस की क्षमता का मतलब क्या? पावर होता है। तो 1/f पढ़े हैं नहीं फार्मूला, P बराबर 1/f। तो देखिए जब उत्तल लेंस में प्रकाश की किरण दीजिएगा तो ये मोड़ कर, देखिए यहाँ पर पैरेलल यानी कि समांतर, उत्तल दर्पण पर समांतर प्रकाश की किरण इस पर भेज रहे हैं, तो ये क्या करता है? मोड़ कर फोकस पर इकट्ठा कर लेगा, एक फोकस पर एक जगह इकट्ठा कर लेगा, तो वहीं मोड़ने की क्षमता इसका अधिक होता है। क्षमता को कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं, इसके मोड़ने की क्षमता होता है
जो सारे किरण को एक जगह एकत्रित कर लेता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि लेंस की क्षमता को कहते हैं, प्रकाश की किरण मोड़ने की क्षमता का बोलते हैं। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। फोकस से ध्रुव की ओर जाने पर आवर्धन का मान। देखिए मेरे बाबू कि जब भी कोई भी दर्पण हो, लेंस हो, अगर फोकस से ध्रुव की ओर जाइएगा ना, फोकस से ध्रुव की ओर जाइएगा यानी फोकस से पोल की ओर जाइएगा, तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है ना बड़ा बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनता है, बड़ा बनता है। तो जब वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनेगा तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में आवर्धन का मान घटेगा या बढ़ेगा। तो मेरे भाई जब वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनेगा तो आवर्धन बराबर क्या होता है, आवर्धन यानी कि मैग्नीफाइंग होता है ना, शायद मैग्नीफाइजेशन, मैग्नीफाइंग एम बराबर क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब बराबर वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई, और बट्टा में क्या होता है, वस्तु की ऊंचाई होता है। तो आप ही देखिए यहाँ पर प्रैक्टिकल करके देखिए कि जब वस्तु वस्तु का प्रतिबिंब जब ये बड़ा होगा और नीचे छोटा होगा तो एम का वैल्यू क्या कर बढ़ेगा। देखिए ऊपर वाला वैल्यू जब बड़ा रहेगा, नीचे वाला छोटा होता जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो मैग्नीफाइज है कि क्या बोला जाता है, आवर्धन का जो मान है ऑटोमेटिक बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, तो हम क्या बोले कि आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा में वस्तु की ऊंचाई। तो ऊपर वाला का मान अगर बढ़ाइएगा तो एम का मान क्या होगा, बढ़ेगा। सिंपल बात है। तो यही पूछ रहा है कि एम का मान क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। आवर्धन मतलब एम का मान बढ़ेगा कि घटेगा। तो यहाँ पर एम का मान बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, एक प्रकाश, क्या बोल रहा है सर जी कि एक प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। आप ही बताइए, आप पढ़े होंगे क्या पढ़े होंगे, परावर्तन का नियम पढ़े होंगे ना, परावर्तन का नियम। तो पहला नियम क्या बोलता है कि आपतन कोण और आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। दूसरा क्या पढ़े हैं कि आपतित किरण परावर्तित किरण लंब सब एक बिंदु पर मिलता है। तो पहला नियम से यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व होगा। प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। लंबवत मतलब क्या, 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये मान लीजिए समतल दर्पण हो गया, इस पर लंबवत यानी कि सीधा, यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो प्रकाश की किरण अगर सीधा आ रही है तो आपतन कोण कहाँ बनेगा, इधर ही मान लीजिए कि आपतन कोण बन रहा है 90 डिग्री का। तब आपतन कोण यहाँ पर कैसे बनेगा, देखिए प्रकाश की किरण अगर लंबवत आएगी ना, लंबवत, तो यहाँ पर आपतन कोण बनेगा ना सर जी 90 डिग्री का। तो जाएगी कहाँ, इसी लाइन से होते हुए जाएगी, इसी रेखा से होते हुए वापस जाएगी। अच्छा ना, आपतित किरण ऐसे आएगी इसी लाइन से, तो इसी लाइन से होते हुए वापस जाएगी। तो यहाँ पर आपतन कोण देख लीजिए, यहाँ पर 90 डिग्री का दिखाई दे रहा है। कितना, 90 डिग्री का। तो परावर्तन कोण भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का। लेकिन हम अभी देखे हैं ना बुक में, जहाँ से क्वेश्चन सेट किए हैं वहाँ पर 0 इसका आंसर दे रहा था। तो इसमें मेरे को भी कन्फ्यूजन है। तो इसका राइट ऑप्शन 0 होगा या 90 डिग्री होगा। तो आप ऐसे मान सकते हैं कि इसी रेखा में प्रकाश की लाइट आई और इसी रेखा में चली गई। तो कहने का मतलब वहाँ पर आपतन कोण नहीं बनेगा और परावर्तन कोण भी नहीं बनेगा। तो इसका राइट आंसर 0 ऐसे मान लीजिए। अच्छा ना, या 0 नहीं होगा तो खुद से देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा भी हो सकता है 90 डिग्री। तो मैं प्रीफर करूँगा ऑप्शन नंबर 4 को, जो कि 0 है। समझ में आया। तो इसको देख लीजिएगा, थोड़ा सा मेरे को भी डाउट है। अच्छा ना, देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। तो हम पढ़े हैं कि 2.5
2.24 होता है। हीरे का अपर्तनांक 2.24 होता है। अपर्तनांक n बराबर c/v, फॉर्मूला याद रखिएगा, पूछता है। यहाँ पर अपर्तनांक मतलब कि निर्वात में प्रकाश के चाल और माध्यम में प्रकाश के चाल। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा प्रकाश का रंग ना, निम्नलिखित में कौन सा प्रकाश का रंग प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। देखिए मेरे भाई, इस ऐसे क्वेश्चन में बहुत लोग गलती करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश का रंग प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। तब पहले तो इसका ऑप्शन बता देते हैं, लाल। अब लाल क्यों प्रभावित होगा, देखिए भाई कि जो क्लोरोफिल, जो प्रकाश संश्लेषण के जो मेन पिगमेंट होता है, यानी कि मुख्य जो पिगमेंट होता है, क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। तो वे क्या करता है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा किस रोशनी को अवशोषित करता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए। जो क्लोरोफिल होता है वो लाल रंग और नीला रंग को ज़्यादा अवशोषित करता है। आगे पढ़िएगा ना, साइंस बायोलॉजी पढ़िएगा आगे, तो उसमें ऐसा पढ़ने को मिलेगा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल क्वेश्चन है। लाल रंग और नीला रंग को ज़्यादा अवशोषित करता है। जो मुख्य पिगमेंट होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सबसे ज़्यादा मुख्य स्रोत कौन होता है, क्लोरोफिल होता है। तो वो लाल और नीले रंग को ज़्यादा अवशोषित करता है। तो उस कारण और देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर बात कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होता है, लाल रंग का होता है। दूसरा नंबर की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ लाल रंग का होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, क्योंकि इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। कितना होता है, इसका वेवलेंथ होता है शायद 660 से 80 तक होता है वेवलेंथ। क्या होगा, nm यानी कि नैनोमीटर। 660 से 680 नैनोमीटर तक होता है। वेवलेंथ का मात्रक क्या है, सही मात्रक होता है न्यूटन मीटर, सॉरी नैनोमीटर। nm मतलब नैनोमीटर। देखिए, और यही पूछेगा कि सबसे कम प्रभावी रंग कौन सा होता है। तो कम प्रभावी रंग सबसे ज़्यादा हरा होता है। क्यों होता है कि उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी कि परावर्तित कर देता है। जब हरा रंग पड़ता है ना पत्ती पर, पेड़ की पत्ती पर, तो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। यही कारण है ना कि पौधा हमें हरा रंग की दिखाई देता है। पौधे हरे रंग के क्यों दिखाई देता है कि हरा रंग रिफ्लेक्ट ज़्यादा होता है, तो इसीलिए पौधे हरे रंग के दिखाई देते हैं। तो पूछेगा सबसे कम प्रभावी रंग, तो हरा रंग हो जाएगा। समझ में आ गया बाबू। देखो अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कि एक अभिसारी प्रकाश किरण पुंज समतल दर्पण, क्या बोल रहा है, समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण होगी। क्या बोल रहा है सर जी, मान लीजिए समतल दर्पण हो गया। अभिसारी मतलब एक बिंदु पर मिलेगी सप्रकाश की किरण। जो परावर्तित होगी तो सीधी लाइन में होती है। जो देखिए समतल दर्पण पर समतल दर्पण क्या होता है, समतल होता है, स्ट्रेट होता है। तो उस पर कोई भी चीज़ परावर्तित होगी, कोई भी किरण, तो एक स्ट्रेट लाइन में होगी, समझे। तो अभिसारी ही होगी, जो परावर्तित किरण होगा वो अभिसारी ही होगी, क्योंकि एक बिंदु पर मिलते हुए प्रतीत ही होगी, एक के बिंदु पर जाएगी सीधी रेखा में। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अभिसारी ही होगी, समझे। देखिए अगला नंबर प्रश्न नंबर 13 क्या बोल रहा है कि गोलीय दर्पण का फोकस दूरी प्लस का 20 है। तो यह गोलीय दर्पण किस प्रकार के है, अवतल है, उत्तल है, ए बी दोनों है कि इनमें से कोई नहीं। देखिए पॉजिटिव की अगर बात कीजिए ना, तो किस दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होता है, यानी कि प्लस में होता है। किस दर्पण की फोकस दूरी, तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस। दर्पण के बात करें तो उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। चना दर्पण या लेंस की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है सर जी, कहाँ से क्वेश्चन ये आ गया कि प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य कितना होता है। तो हम लोग पढ़े हैं तरंगदैर्घ्य वाला एक फार्मूला पढ़ाए होंगे सर, बैजानी हप्पी नाला, जिससे हम लोग तरंगदैर्घ्य किसकी अधिक होती है उससे पता चलता है। तब बै से बैगनी का
प्रतिबिंब तरंग दैर्घ्य सबसे कम होते हैं और प्रकीर्णन सबसे अधिक होती है। फिर जा से जामुनी, फिर ह से हरा, फिर पी से पीला और ना से नारंगी, ला से लाल। तो लाल रंग के सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होती है। तो सबसे जो कम तरंग दैर्घ्य होता है वो होता है बैगनी का 400। बैगनी देखिए सबसे कम अगर बात करें ना, सबसे कम बात करें तो बैगनी कलर का होता है। बैगनी कलर का 400 न्यूटन मीटर, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। तो बैगनी के बाद देखेंगे बैजानी, हप्पी नाला। तो इसके आसपास अगर वैल्यू अगर देखेंगे ना, तो ये तो इससे बहुत ज़्यादा छोटा है, ये किसी का तरंग दैर्घ्य नहीं था, ये होता ही नहीं है। तो इसके आसपास अगर देखिएगा ना, मिलाइएगा, तो इसके आसपास जो 550 न्यूटन मीटर नहीं है, नैनोमीटर है। गलती से न्यूटन मीटर बोल देते होंगे। देखिए ये नैनोमीटर है। तो इस 400 नैनोमीटर के आसपास कौन सा ऑप्शन है? यहाँ पर मिलाइएगा ना कि 550 नैनोमीटर ऑप्शन में है। और ये किसका तरंग दैर्घ्य होता है? तो 450 हरा रंग का तरंग दैर्घ्य होता है। 450 न्यूटन मीटर हरा रंग का तरंग दैर्घ्य होता है। और 400 सबसे कम होता है, किसका होता है? बैगनी का होता है। और बाकी जामुनी का तरंग दैर्घ्य कितना होता है, नीला रंग का तरंग दैर्घ्य कितना होता है, कमेंट में बता दीजिएगा। अच्छा ना, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण पुंज निम्नलिखित में कौन है? तो देखिए बाबू, सूर्य से प्रकाश की किरण आती है, यानी एक बिंदु से निकलकर फैल जाती है। डेट मीन्स अपसारित किरण पुंज। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इनमें से कौन लेंस सूत्र है? तो लेंस सूत्र बता दिए हैं पहले ही। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा कि अगर 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f लेंस सूत्र हो गया। और इसी को यहाँ पर प्लस डाल दीजिएगा तो दर्पण सूत्र हो जाएगा। याद यही रखिएगा कि 1/v में से 1/u को माइनस करना है लेंस सूत्र में, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी में से वस्तु दूरी को माइनस करना है। देखिए यहाँ पर किसी अवतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। आवर्धन हम बताएं कि सर जी क्या होता है? आवर्धन हम बताए हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर वस्तु की ऊंचाई होता है। तो अवतल दर्पण में देखिए, अवतल दर्पण में आवर्धन कब प्राप्त होगा सर जी? जब वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच में हो। फोकस और ध्रुव के बीच में हो तो वहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। वहाँ पर प्रतिबिंब सीधा बनेगा। समझ में आया ना? तो जब प्रतिबिंब सीधा बनेगा और वस्तु को सीधा ही रखते हैं तो यानी कि पॉजिटिव, प्रतिबिंब क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा और वस्तु भी पॉजिटिव बनेगा। तो आंसर किस में मिलेगा? पॉजिटिव। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ से कैसे पकड़े हैं कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा आवर्धन कब प्राप्त होता है? जब वस्तु को फोकस और पोल यानी कि ध्रुव के बीच में रखेंगे तो उस स्थिति में आवर्धन यानी कि बड़ा प्रतिबिंब बनता है और सीधा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक बनता है। तो वहाँ पर आवर्धन प्राप्त होता है। तो आवर्धन यानी कहने का मतलब कि वस्तु की ऊंचाई भी पॉजिटिव और प्रतिबिंब की ऊंचाई भी पॉजिटिव। तो कहने का मतलब कि आवर्धन जो होता है मैग्नीफिकेशन शायद होता है इंग्लिश में। तो मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा? प्लस का 1 हो जाएगा। तो 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18 कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो देखिए आवर्धन कोई भी आवर्धन हो, लेंस द्वारा चाहे दर्पण द्वारा, तो भुलवाने के लिए डाल देता है। तो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगा अपॉइंट में वस्तु की ऊंचाई होगा, दोनों क्या होगा? या तो मीटर में ले लो या सेंटीमीटर में ले लो, दोनों लेंगे ना तो दोनों का जो मात्रक होगा बराबर ही होगा, इक्वल होगा। तो मीटर ऊपर भी ले लिया, नीचे मीटर लेंगे तो मीटर कट जाएगा, दोनों ऊंचाई ही है ना। तो इसलिए मात्रक विहीन हो जाएगा कि आवर्धन का ऐसा ही मात्रक नहीं होता है। देखिए अगला नंबर प्रश्न है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है बाबू। देखो समतल दर्पण ये हो गया, मान लीजिए दैट मीन्स कि समतल दर्पण है,
इस पर आप कितना भी पैरेलल प्रकाश की किरण डालिएगा ना, तो ये उसी लाइन में वापस परावर्तित होगा, इसी लाइन में परावर्तित होकर वापस जाएगा, मिलेगा ही नहीं। तो जब पैरेलल डालने के बाद प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर मिलेगा उसको ना फोकस बोलेंगे। अब मिल ही नहीं रहा है तो इसका फोकस दूरी कैसे होगा बाबू? इसका अनंत हो जाएगा। कि फोकस दूरी कहाँ जाएगा? अनंत होता है, कहीं मिलेगा नहीं, तो फोकस दूरी अनंत पर होता है। देखो अगला नंबर प्रश्न 20 क्या बोला है सर जी? निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? देखो अभिसारी लेंस वही सेम क्वेश्चन है कि एक बिंदु पर मिलेगा प्रकाश की लाइट, तो कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस में एक बिंदु पर प्रकाश की लाइट मिलता है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो फटाफट से अंगूठा दिखा दीजिए और जुड़ जाइए इसी तरह से पढ़ाई करने के लिए और समझने के लिए डिटेल में। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, न्यूमेरिकल कराएंगे या तो थ्योरी का पार्ट लाएंगे। चलिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।